हेलो बच्चों, आज हम लोग खोज का जो 5 अक्टूबर को एग्जाम हुआ था उसका क्लास 8th का हम सॉल्यूशन देखने वाले हैं। आई होप आपकी एग्जाम अच्छी गई होगी। ओके, कोई भी क्वेश्चन में आपको डाउट्स लग रहे हैं आप अच्छी तरह से इस वीडियो को देखिए। ओके, मैं हर एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन करते करते उसका आंसर आपको बताने वाला हूं। ओके, और फिर भी अगर कोई डाउट्स आपको लगे तो आप यूट्यूब के वीडियो पे आप कमेंट कर सकते हैं। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। मैच द फॉलोइंग कॉलम 1 विथ कॉलम 2। ओके, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। स्ट्रिंग वाइब्रेशन मतलब एक तरह से बेटा यहाँ पे टाइप्स ऑफ वाइब्रेशन मेंशन है, और इधर तबला, बाइसिकल बेल, गिटार, फ्लूट, मतलब एक तरह से जो साउंड प्रोड्यूस कर रहा है उसका सोर्स के बारे में इंफॉर्मेशन गिवन है। आपको बेटा बहुत इजी क्वेश्चन हो गया ये तो। तबला जो है उसके अंदर मेम्ब्रेन होता है, मतलब पहले का आंसर जो आएगा वो मतलब क्यू जो है वो 1 में आएगा। उल्टा चलते हम, राइट। बाइसिकल बेल की बात करते हैं। बाइसिकल बेल के अंदर क्या होता है, प्लेट्स होती है जो वाइब्रेट होती है। वाइब्रेशन ऑफ प्लेट्स जो है बाइसिकल बेल में आएगा। गिटार के अंदर बेटा स्ट्रिंग्स वाइब्रेट करती है, वाइब्रेशन, स्ट्रिंग वाइब्रेशन गिटार के अंदर आएगा। और फ्लूट के अंदर हम सबको पता है कि एयर की जो कॉलम है वो वाइब्रेट कर रही है। फ्लूट के लिए ऑप्शन आर आएगा। ओके, जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसके अंदर आंसर जो आना चाहिए, पी इज फॉर 3। पी के साथ थर्ड मैच हो रहा है, क्यू के साथ फर्स्ट मैच हो रहा है, आर के साथ फोर्थ मैच हो रहा है, और एस के साथ सेकंड मैच हो रहा है। ये ऑप्शन देखते हैं। पी के साथ हो रहा है थर्ड, ओके, फिर क्यू के साथ हो रहा है 1, आर के साथ हो रहा है 4, एस के साथ हो रहा है 2, मतलब आई थिंक ऑप्शन 1 ही हमारा करेक्ट आंसर है। ऑप्शन 1 इज करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 1। ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। अ कार इज ट्रैवलिंग नॉर्मली टुवर्ड्स अ क्लिफ एट अ स्पीड ऑफ 50 मीटर पर सेकेंड, साउंड्स इट्स हॉर्न व्हेन इट इज एट 0.7 किलोमीटर अवे। Taking the speed of the sound to be 300 meter per second in air, find the time takes for the driver to hear its echo। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, थोड़ा सा कैलकुलेशन के बेस्ड ऊपर है। देखते क्या हो रहा है, थोड़ा सा पिक्चराइजेशन करोगे बेटा फिजिक्स को तो अच्छी तरह से समझ में आएगा। ओके, एक क्लिफ है यहाँ पे, मान लो एक माउंटेन जैसी कोई चीज है यहाँ पे, और यहाँ पे बेटा एक साइकिल है। साइकिल जो चल रही है उसकी स्पीड हमको दे रखी है, राइट। सॉरी, साइकिल नहीं है, कार है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। स्पीड जो दे रखी है दैट इज 50 मीटर पर सेकेंड। और जब ये 0.7 किलोमीटर विच इज नथिंग बट 700 मीटर, राइट। 700 मीटर पे जब था तब इसने हॉर्न बजाया। हॉर्न बजाएंगे तो उससे क्या होगा, साउंड वेव निकलेगी, ट्रैवल करेगी और ट्रैवल करके वापस आएगी। अब देखो, लेट्स अज्यूम दैट साउंड वेव को टी टाइम मिला, और अज्यूम कर लेते कि टी टाइम में दूसरी बार हमको एको सुना, मतलब फर्स्ट टाइम एको सुनाई दिया, तो मैं बोल सकता हूं कि टी टाइम में साउंड जो ट्रैवल करेगा वो कुछ ऐसा होगा, क्लिफ से टकरा के वापस आ रहा होगा। अब बेटा ऑब्वियस बात है, तब तक साइकिल वहीं की भी नहीं रहेगी। टी टाइम में साइकिल भी कुछ ट्रैवल किया होगा। साइकिलिस्ट जो है वो मान लो यहां पहुंच गया, अब कार जो है वो इधर पहुंच गई, ऐसा समझ लो। जो डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा कार ने और जो डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा साउंड ने, उसका हम एक इक्वेशन बना सकते हैं। मैं बोल सकता हूं कि भाई कार की स्पीड जो है वो 50 मीटर पर सेकेंड है, और टी सेकेंड्स के बाद साउंड सुनाई दिया, तो बेटा स्पीड इज इक्वल्स टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस ट्रैवल्ड जो हो जाएगा वो हो जाएगा स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय जो कार है, मतलब कि यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस है वो हो जाएगा 50 इंटू टी। ये डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय कार हो गया। डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय जो साउंड वेव है, अगर टी सेकेंड दे दूं तो टी सेकेंड में साउंड वेव कहां से लेके कहां तक गया, टी सेकेंड में साउंड वेव इधर से इधर गया और फिर टकरा के वापस इधर तक आया। ये जो पूरा डिस्टेंस है उस पूरे के डिस्टेंस को मैं लिख सकता हूं साउंड की स्पीड विच इज 300 इंटू टाइम, 300 टी, ये पूरा डिस्टेंस हो गया। अब बेटा बहुत ही इजी तरीके से मैं इधर मेंशन कर सकता हूं, इधर बता सकता हूं आपको कि अगर मैं 300t प्लस 50t करूंगा तो कितना डिस्टेंस मिलेगा। तो डायग्राम में देखो बेटा, 300t प्लस 50t करोगे, 300t मतलब यहां से वापस यहां तक, प्लस 50t मतलब यहां तक, मतलब ये टोटल 2 बार का डिस्टेंस मिलेगा। एक बार का डिस्टेंस है 0.7 और 700 मीटर, तो 2 बार का हो जाएगा 700 इंटू 2। सो दिस डिस्टेंस इज नथिंग बट 700 इंटू 2। सिंपल, 300t प्लस 50t हो जाएगा 350t,
350t इज इक्वल्स टू 700 मल्टीप्लाइड बाई 2. सो t आ जाएगा 700 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 350. 350 का डबल होता है 700, तो 2 इंटू 2 हो जाएगा 4 सेकेंड. मतलब 4 सेकेंड के बाद हमें एको सुनाई दिया. आई होप ये आपको समझ में आया होगा सॉल्यूशन. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी. 4 सेकेंड में हमें एको सुनाई दिया होगा. कार को अपने हॉर्न का एको 4 सेकेंड में सुनाई दिया होगा. ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे. द प्रेशर ऑफ अ गैस कंटेन्ड इन अ सिलेंडर विथ अ मूवेबल पिस्टन इज 300 पास्कल. एक बेटा सिलेंडर है और सिलेंडर के अंदर एक मूवेबल पिस्टन है. पिस्टन अप डाउन हो सके ऐसा पिस्टन है. और जो गैस कंटेन्ड इन द सिलेंडर है, मतलब यहां का जो प्रेशर है वो अभी दे रखा है 300 पास्कल. ओके, द एरिया ऑफ पिस्टन इज गिवन एज, मतलब ये जो पिस्टन है उसका एरिया हमें गिवन है 0.5 मीटर स्क्वायर. ओके, कैलकुलेट द फोर्स दैट इज एक्सर्टेड ऑन द पिस्टन. कितना फोर्स लगा है वो कैलकुलेट करना है. बहुत इजी क्वेश्चन है. प्रेशर दे रखा है, एरिया दे रखा है, फोर्स फाइंड करना है. सो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन हो गया. प्रेशर का फॉर्मूला हमको पता है, फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया. सो फोर्स कैन बी रिटन एज प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय एरिया. प्रेशर की वैल्यू कितनी है 300 पास्कल, मल्टीप्लाई बाय एरिया कितना है 0.5. 0.5 मतलब बेटा हम बोल सकते हैं 1/2. 300 का हाफ हो जाएगा 150. और प्रेशर का यूनिट क्या है बेटा, सॉरी फोर्स का यूनिट क्या है, न्यूटन. ओके, सो इसका जो आंसर आएगा वो ऑप्शन नंबर सी है, 150 न्यूटन. बहुत इजी क्वेश्चन था. P इक्वल्स टू एफ बाई ए के फॉर्मूला से हमने आंसर निकाल दिया. आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे. रीड द गिवन स्टेटमेंट केयरफुली. ओके, एंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस द फ्रिक्शन इज हेल्पफुल. मतलब हमें ढूंढना है कि 4 केस में से कहां फ्रिक्शन की रिक्वायरमेंट थी. अगर रिक्वायरमेंट है तभी मैं बोल सकता हूं कि हेल्पफुल है. अगर रिक्वायरमेंट नहीं थी और फ्रिक्शन है तो ये हेल्पफुल नहीं होगा. ओके, चलो पहले से देखते हैं. जिम्नास्ट अप्लाई सम कोर्ड सब्सटेंस टू हिज हैंड. ऑब्वियस बात है बेटा, तुमने देखा होगा ओलंपिक्स के अंदर जब जिम्नास्टिक का कोई भी इवेंट होता है तो अपने हाथों पे वो कुछ पाउडर जैसी चीज या कुछ रफ चीजें लगाते हैं. उससे क्या होता है, उसकी जो ग्रिप होती है वो अच्छी बन जाती है. सो इधर फ्रिक्शन काम की चीज है और उसी की वजह से वो फ्रिक्शन को इंक्रीज करने के लिए वो कोर्स या फिर रफ मटेरियल या सैंड जैसी कोई चीज होती है वो लगाते हैं. राइट, सो फर्स्ट में तो हेल्पफुल है फ्रिक्शन. टाइंग शू लेसेस. बेटा शू लेस को अगर टाई करना है तो बेटा अगर तुमने देखा होगा कि मान लो मेरी शू लेस जो है वो ऐसे मटेरियल से बन रही है जो बहुत ही ज्यादा स्मूथ मटेरियल है. बहुत ही ज्यादा स्मूथ होगा तो क्या होगा, इजीली वो खुल जाता है. और हमें तो बेटा शू लेसेस हमारी खुलनी नहीं चाहिए. उसके लिए क्या होना चाहिए, रफ मटेरियल का बना होना चाहिए. मतलब फ्रिक्शन इसमें भी है हेल्पफुल. अगर मटेरियल खराब हुआ, मटेरियल रफ हुआ तो हमारे लिए अच्छी बात है कि अच्छी तरह से हम टाई कर सकते हैं. राइट, सो हेल्पफुल है. अप्लाइंग द ब्रेक्स ऑन द कार, इसमें भी हेल्पफुल है. अगर हम लोग ब्रेक लगा रहे हैं तो फ्रिक्शन की वजह से ही लगा पा रहे हैं. फ्रिक्शन नहीं होता तो ब्रेक नहीं लग सकता. सो हेल्पफुल है. राइटिंग द ब्लैक बोर्ड विथ अ चॉक, इसमें भी हेल्पफुल है. बहुत इजी क्वेश्चन था ये तो. ऑप्शन नंबर डी आई गेस करेक्ट रहेगा. 1, 2, 3 एंड 4 सभी के अंदर फ्रिक्शन इज वेरी वेरी हेल्पफुल. इसलिए फ्रिक्शन को नेसेसरी इविल कहते हैं. फ्रिक्शन बहुत सारी जगह पे हेल्पफुल है, कहीं कहीं खराब चीज है, बट फ्रिक्शन इज हैज बोथ द थिंग. हेल्पफुल भी है, खराब भी है, इसलिए नेसेसरी इविल कहते हैं. ये हमने पढ़ा है. चलो क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं. द प्रेशर एट अ सर्टेन डेप्थ इन द रिवर वाटर इज P1 and at the same depth the pressure in sea water is P2. Given that density of sea water is greater than the river water density, identify the relation between P1 and P2. सेम डेप्थ के लिए हम लोगों को प्रेशर पूछा है इन लिक्विड. सो बेटा हमें याद होना चाहिए कि कोई भी जगह पे लिक्विड का प्रेशर जो होता है, लेट से h हाइट अंदर हम लोग लिक्विड का प्रेशर डिस्कस करें तो प्रेशर का फॉर्मूला होता है रो जी एच. ये होता है प्रेशर ड्यू टू लिक्विड. तो प्रेशर ड्यू टू लिक्विड का फॉर्मूला है डेंसिटी ऑफ द लिक्विड ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इनटू हाइट और डेप्थ ऑफ द लिक्विड कॉलम. ओके, सो इसके अंदर बेटा क्वेश्चन में ही गिवन है कि P1 में सिंपल रिवर वाटर है और P2 जो है वो सी वाटर का है. और सी वाटर की डेंसिटी हैवी है, ज्यादा डेंसिटी है. जहां की डेंसिटी ज्यादा वहां का प्रेशर ज्यादा आएगा, बिकॉज प्रेशर इज डायरेक्टली रिलेटेड टू डेंसिटी. जिसकी डेंसिटी ज्यादा उसका प्रेशर ज्यादा. तो ऑब्वियस बात है बेटा कि जो सी वाटर का प्रेशर P2 है वो बड़ा होगा रिवर वाटर का प्रेशर P1 से. ओके, बिकॉज हाइट सेम दे रखी है हमें.
ओके, दैट्स व्हाई P2 इज ग्रेटर देन P1. आई थिंक ऑप्शन नंबर सी ये रिप्रेजेंट कर रहा है, P1 इज लेस देन P2. ओके, सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर. आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं. Rahim placed an object at a distance 2 meter from the plane mirror. He then shifted the object 0.5 meter away from the mirror. What is the distance between the object and its image? Okay, so एक मिरर है, इस मिरर से 2 मीटर पे एक ऑब्जेक्ट रखा है. लेट्स से ये एक ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट जो है वो 2 मीटर अवे है. सो बेटा हमें पता है कि जितना मिरर से हम दूर होते हैं उतनी ही हमारी इमेज मिरर के अंदर बनती है. सो जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट रखा है तो उसकी इमेज भी 2 मीटर पे बनी होगी. राइट, सिंपल कहानी. अब बात क्या किया है कि ऑब्जेक्ट जो है वो शिफ्ट हुआ 0.5 मीटर अवे फ्रॉम द मिरर. मतलब अब जो ऑब्जेक्ट है, नया ऑब्जेक्ट मैं इधर बना देता हूं, नए आदमी को इधर बना दिया और ये डिस्टेंस हो जाएगा 2.5 मीटर. तो बेटा उसकी इमेज भी मिरर के अंदर 2.5 मीटर अवे बनेगी, इधर इमेज बनी होगी. हमसे क्या पूछा है, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इट्स इमेज. ऑब्जेक्ट ये रहा, उसकी इमेज ये रही, दोनों के बीच का डिस्टेंस डायरेक्टली हम लोग 2.5 प्लस 2.5 दैट इज 5 मीटर. ओके, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट इन क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा. ओके, चलो सो क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं. Why is just one side of the moon is visible from Earth? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है बेटा ये 7th क्वेश्चन. अर्थ और मून के बारे में डिस्कस किया है. सो बेटा होता ये है कि मान लो ये अर्थ है, ये मून है. अब बेटा मून के दो टाइप के मोशन है. एक तो मून जो है वो अपने एक्सिस के अराउंड भी रोटेट करता है और मून जो है वो अर्थ के अराउंड भी ऑर्बिटिंग करता है. तो अब बेटा होता यह है कि मून का जो ऑर्बिटल पीरियड है, ऑर्बिटल पीरियड मतलब अर्थ के अराउंड रोटेट करने का जो टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन है, और मून का जो रोटेशन पीरियड है अपनी एक्सिस पे, वो दोनों सेम हो जाता है. जब ये सेम हो जाता है तो होता यह है कि हर बार वो अर्थ को फेस करके ही रोटेट कर रहा है. समझ में आ रहा है आपको क्या कर रहा है. अगर मान लो ये जो ऑब्जेक्ट है, दिस इज एन ऑब्जेक्ट, दिस इज मून. इमेजिन करो ये मून है, ये मून ऐसे भी रोटेट कर रहा है अपने एक्सिस पे, और मान लो ये मेरे अराउंड भी गोल घूम रहा है. अब अगर ये दोनों टाइम सेम हो जाएगा तो क्या होगा. देखो अभी मान लो रोटेशन का टाइम बहुत फास्ट है, ऐसा मान लेते, तो कैसा होगा. अगर रोटेशन का टाइम बहुत फास्ट है तो कुछ ऐसा हो रहा होगा. मतलब मैं इसको देख रहा हूं कि ये पूरा अपने एक्सिस के अराउंड रोटेट हो रहा है. बट अगर रोटेशन का टाइम और मैं जो गोल घूम रहा हूं वो टाइम सेम हो जाए, मतलब कुछ ऐसा हो गया. मतलब मून भी अपने अराउंड रोटेट कर रहा है और ये अपनी एक्सिस पे जो रोटेट कर रहा है उसका और हमारा रोटेशन का टाइम सेम हो रहा है. ऐसा होने पे क्या होता है, हमेशा हम मून की एक ही साइड को देख पाएंगे, दूसरी साइड कभी देखने को नहीं मिलेगी. दैट इज डार्क साइड ऑफ द मून. ओके, सो ऑप्शन नंबर बी जो है इट इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 7. ओके, चलो आगे बढ़ते हैं. ऑब्जर्व द फिगर गिवन बिलो. एक फिगर है, उसको हम अच्छी तरह से देखते हैं कि क्या है. सो बेटा इधर देख रहे हो कि एक बलून है, उसको एक वुडन ब्लॉक पे लगाया है, कुछ डायरेक्शन वाई डायरेक्शन जेड बोला है और बोला है कि दिस इज इनिशियल पोजीशन. मतलब एक फिगर ये है, उसी का फाइनल पोजीशन. बलून बेटा छोटा हो गया है और वुडन ब्लॉक जो है वो आगे मूव होके एक ऑब्जेक्ट पे जाके टकराया है. राइट, इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका मतलब ये हो रहा है कि बलून जो है अपने एयर जो है उसको बाहर निकाल रहा है. जैसे ही बलून में से एयर बाहर निकलेगी तो बलून पे एक आगे फोर्स लगेगा एंड बिकॉज ऑफ दैट बलून जो है वो वुडन ब्लॉक को आगे खिसका रहा है. ठीक है, पूछा क्या है, विच स्टेटमेंट इज ट्रू. फर्स्ट है अ पुश फोर्स इज एक्टिंग इन वाई डायरेक्शन. यस, जो वुडन ब्लॉक है, जो बलून है, उस पर एक पुश फोर्स वाई डायरेक्शन में आगे की तरफ फोर्स लग रहा है, जिसकी वजह से ही पूरा वुडन ब्लॉक आगे जा रहा है. ओके, तो पहला करेक्ट है. फ्रिक्शन फोर्स इज एक्टिंग इन डायरेक्शन जेड. फ्रिक्शन जो है, हाँ भाई फ्रिक्शन क्या होता है, वुडन ब्लॉक और जो सरफेस है उसमें फ्रिक्शन लग रहा होगा, और बिकॉज वुडन ब्लॉक आगे जा रहा है तो फ्रिक्शन उस पे अपोजिट डायरेक्शन में लगने वाला है. तो फ्रिक्शन इज एक्टिंग इन डायरेक्शन जेड भी करेक्ट है. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पुल्स द बॉल इन डायरेक्शन वाई डायरेक्शन में ये बलून या जो बॉल आ रहा है उसका रीजन जो है वो बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. तो ये तो गलत है, चार्ज तो इधर कहीं पे है नहीं, चार्ज नहीं है तो फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं होता है. ओके, सो ये गलत हो गया. बोथ ऑप्शन ए एंड बी, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर. ओके, सो इसके अंदर ऑप्शन डी करेक्ट है. चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे. A body immersed in a fluid experience an upward thrust which depends on. एक ऑब्जेक्ट है, इसको अंदर फ्लूइड में डाल दिया, फ्लूइड मतलब लिक्विड में डाल दिया, उस पर एक अपवर्ड फोर्स लगता है जिसको हम
बायोन्सी फोर्स कहते हैं या फिर बाइंड फोर्स कहते हैं। बाइंड फोर्स किस पे डिपेंड करता है? तो बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, एक फॉर्मूला होता है, बाइंड फोर्स जो है FB जो है वो होता है वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, वेट ऑफ लिक्विड या फिर वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड। ठीक है, जितना डिस्प्लेसमेंट हुआ लिक्विड का, जितना डिस्प्लेसमेंट हुआ फ्लूइड का, उतना ही बाइंड फोर्स इस पे लगेगा, वेट के जितना। और इसका फॉर्मूला अगर लिखे तो डेंसिटी ऑफ लिक्विड विच इज फ्लूइड, जिसको हम डिस्प्लेस कर रहे हैं, इनटू वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड इनटू G, ये फॉर्मूला होता है बाइंड फोर्स का। ओके, सो द वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय इट, करेक्ट। द वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड इन विच द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, द वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड इन विच ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड। मतलब क्या हुआ बेटा? इसका मतलब ये हुआ कि मान लो ये एक छोटा सा जग है और एक बड़ा जग है, दोनों में मान लो एक छोटा सा डब्बा हमने इक्वल वॉल्यूम का रख दिया, तो बेटा ऐसा नहीं होगा कि इधर वॉल्यूम ज्यादा है लिक्विड का तो इस पे बाइंड फोर्स ज्यादा लगा और इसमें कम लगा, नहीं। जो वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड इन विच ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड है ना, उस पे तो कोई डिपेंडेंसी बाइंड फोर्स की नहीं होती है। ओके, द मास ऑफ द बॉडी, मास ऑफ द बॉडी पे डिपेंड नहीं होगा बेटा, वॉल्यूम ऑफ बॉडी होता तो हम आंसर वो टिक कर सकते। ऑल ऑफ दिस आंसर नहीं है, ऑब्वियस बात है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट इन केस ऑफ क्वेश्चन नंबर 9। ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 विच इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ अवर फिजिक्स पेपर। टू ऑब्टेन अ वर्चुअल इरेक्ट एंड एनलार्ज इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद अ कॉन्केव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 25 सेंटीमीटर। एक कॉन्केव मिरर है बेटा और उसकी जो फोकल लेंथ दे रखी है वो दे रखी है 25 सेंटीमीटर। कॉन्केव मिरर की फोकल लेंथ 25 सेंटीमीटर दे रखी है और हमें इमेज कैसे बनानी है? इमेज बनानी है वर्चुअल इरेक्ट एंड एनलार्ज। बेटा वर्चुअल इमेज तभी बनती है कॉन्केव मिरर में जब ऑब्जेक्ट को फोकस और पोल के बीच में कहीं पे भी रख दिया, मतलब इधर से लेके इधर तक कहीं पे भी रखोगे तो वर्चुअल इरेक्ट एनलार्ज इमेज बन सकती है, राइट। तो उसके लिए बेटा फोकल लेंथ तो 25 है, तो ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस होना चाहिए यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस होना चाहिए, इट शुड बी लेस देन 25। ओके, लेस देन फोकल लेंथ। सो क्या आएगा आंसर? लेस देन 25। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ओके, 10th के अंदर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। आई होप आपको ये वीडियो सॉल्यूशन अच्छा लगा होगा। ओके, और हमारे साथ कनेक्ट करने के लिए 9th स्टैंडर्ड में IIT आश्रम में पढ़ने के लिए ही आपने खोज एग्जामिनेशन दिया हुआ है। सो जैसे ही रिजल्ट इसका अनाउंस होता है आप अपनी स्कॉलरशिप देख सकते हैं एंड अवर रजिस्ट्रेशन फॉर द नेक्स्ट एकेडमिक ईयर वो हमारा जल्दी से जल्दी स्टार्ट हो जाता है, रिजल्ट के आते ही स्टार्ट हो रहा है। ओके, सो डोंट मिस द अपॉर्चुनिटी एंड प्लीज connect with us to get new educational video. Thank you everyone.